इसके लिए जिम्मेदार है। तो इल्तिजा जी का ये कहना है कि हर कोई जानता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कितना कंट्रीब्यूट किया और डॉक्टर फारूक साहब या फिर एनसी को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत पीडीपी को है। ये जो 2024 का इलेक्शन था उसमें लोगों ने अपनी बात कही और जो पीडीपी ने इतने बरस तबाही मचाई जम्मू कश्मीर में, उसका रिज़ल्ट था वो। हम लोगों ने अगर कोई गलतियां की उसके लिए हमने माफ़ी मांगी, लेकिन आज तक महबूबा जी ने कभी अपने मुंह से माफ़ी नहीं मांगी और हम लोगों को उसकी सज़ा 2014 में मिली। हमारा सिर्फ इतना गर्ज है, आज जो हो रहा है, चाहे वो 370 है, स्पेशल स्टेटस है, स्टेटहुड है, वक्फ बिल है, आज अगर वो बेताज बादशाह वक्फ इस पे बैठी हैं वो इसकी वजह से है क्योंकि आपका स्टेटहुड हाथ से चला गया। अगर आपका 2014 में बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाती तो शायद आज हम वो करने देते थे। और मैं आपको फिर से पीछे ले जाऊंगा, 2003 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने हमारा जो औकाफ था उसको ख़त्म करके वक्फ बोर्ड बनाया, जिसमें वो नईम अख्तर साहब को उसका वीसी बनाया। तब से ये स्टार्ट हुआ था और मुझे लगता है ये बहुत पहले से प्लान था, जिसका हिस्सा मुझे लगता है मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब भी थे और पीडीपी भी थी, कि किसी तरीके से मुसलमानों को मार्जिनलाइज करना। अब हमारी एक बात है, हम कहते हैं कि रिफॉर्म्स के नाम पे सिर्फ मुस्लिम्स को क्यों आप पीछे पड़े हैं। हम चाहते हैं अगर रिफॉर्म्स है तो हर किसी रिलीजन के साथ हो, सिर्फ मुसलमानों के पीछे क्यों। और क्योंकि उसमें वजूहात हमने दिए और वो हमने असेंबली के बाद उसके ऊपर बात की। हम चाहते हैं कि अगर रिफॉर्म्स करो तो सब किसी रिलीजन्स पे करो, सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ पे क्यों। सिर्फ वक्फ बाय यूज़र अगर देखें तो हमारे जो आस्थान है, हमारे जो दरसगाह हैं, कल जाके कोई भी उसको ले सकता है। और वही चीज़ अगर फॉर एग्जांपल आपका डीसी आज फैसला कर सकता है कि ये जो ग्रेवयार्ड है, ये जो मस्जिद है, ये जो आस्थान है, ये गवर्नमेंट की है, क्योंकि हमारे पास पेपर्स नहीं। तो ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है लोगों की और जो लोगों का। और वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ है मैं दिल से कोई पैसा देता हूँ, वक्फ करता हूँ पैसा ताकि लोगों की बहबूदी के लिए। किसी गवर्नमेंट का कोई ये नहीं बनता है कि वो उस चीज़ को हमसे हड़प ले या छीन ले। मुसलमान ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसका फंडामेंटली ये पहले से ही रॉन्ग था और इसीलिए हम इसको अपोज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है? उम्मीद अच्छी है, हम कोशिश करें। देखिए, हमने अपनी बात बराबर कही है। हम बार बार ये कहते हैं कि अगर रिलीजियस रिफॉर्म्स है तो हर एक रिलीजन में होना चाहिए। मैंने पिछली बार जम्मू में भी बोला, 8 लाख एकड़ हिंदू टेम्पल प्रॉपर्टीज़ के पास है, लेकिन उसके रिफॉर्म्स के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन मुसलमानों के बारे में बात करते हैं। ये कैसा उसूल है? ये मुल्क सेक्युलर मुल्क है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, तो हम क्यों सिर्फ एक रिलीजन के पीछे। इसीलिए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा और एक सही फैसला देगा जो हम मुसलमानों के हक में होगा। साहब, कल बीजेपी से बयान था कि उन्होंने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे वर्क करती है, चाहे वो पार्लियामेंट की बात असेंबली उठाने की। आप कहेंगे उस पर? आपने सही बोला, वो सुनील शेट्टी हैं और किसी काम के नहीं, बस वो एक एक्टर बन चुके हैं। ना उनको असेंबली में कुछ कर पाए और ना बाहर कर पाए, इसीलिए शायद उनको अच्छा खासा डांट वांट पड़ी, क्योंकि अपोजिशन में तो वो फेल हो गए, बीजेपी एज अ पार्टी फेल हो गई। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने याद होगा कि जब असेंबली शुरुआत हुई तो जल शक्ति स्कैम के बारे में हर एक बीजेपी मेंबर उठ के बात कर रहा था, और जब हमने हाउस कमेटी बनाई यही बीजेपी वाले उसके खिलाफ हो गए। तो इससे आपको पता चलता है कि इनके कॉल और फेल में कितना फ़र्क है। बीजेपी इंसेप्शन फेल हो चुकी है। उन्हें 10 साल में जम्मू कश्मीर को तबाह किया है और पिछले 5 साल में जो तबाही थी उससे ज़्यादा उन्हें डबल कर दिया। और अब क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ जम्मू कश्मीर को डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्शन की तरफ ले रहे। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने 5 साल का हमें मैंडेट है। जो हमने वादे किए, अगर वो हमारे मैनिफेस्टो के पीछे है, जो हमने वादे मैनिफेस्टो में किए हैं, 5 साल में हम ज़रूर उसको कंप्लीट करेंगे। अभी कुछ पहले जो है जब मुफ्ती ने कहा कि जो मुफ्ती साहब उन्होंने जो है वक्फ में ट्रांसपेरेंसी लाई, वो जो फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी वो दुकानें जो है अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को दी थी। उसका मैंने जवाब दे दिया कि इसकी तबाही 2003 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब नहीं की, जब एक औकाफ को इन लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया वक्फ में और एक गवर्नमेंट कंट्रोल दिया। नहीं तो अभी तक इसका जो कंट्रोल था वो लोगों के हाथ में था, लोग चुनते थे। अब जो तबाही उस वक्त की, देखिए 2 बहुत बड़ी तबाहियाँ की। एक जो 2014 में उन लोगों ने बीजेपी के साथ हाथ मिला, और दूसरा 2003 में जब उनने इस औकाफ को वक्फ बोर्ड में बदला दिया, और वो तबाही लोग कभी भूलेंगे नहीं। ने कहा है कि लोगों के काम नहीं हो रहे, असेंबली में वक्फ बिल पे बात नहीं हुई, कहीं ना कहीं आपकी और बीजेपी की जो मैच फिक्सिंग। देखिए, सबसे बड़ी बात है, असेंबली में हम अपोजिशन कर सकते थे, असेंबली से हम बात ले सकते थे। इस पूरे मुल्क में
ये हर जगह आयान है, हर एक स्टेट में ये पता है कि जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसमें 3 दिन कोई भी बिजनेस नहीं हुआ, क्योंकि जो वक्त अमेंडमेंट बिल था वो मुसलमानों को और यहाँ के माइनॉरिटीज़ के खिलाफ था। इससे ज़्यादा शायद कन्वे एक मैसेज इस मुल्क में हम नहीं कर सकते थे। उसके साथ साथ जब स्पीकर साहब ने अपनी बात करी, उसने ये कहा कि मैं सेंस ऑफ हाउस समझता हूँ और वो रिकॉर्ड में है। उसने एक्सपेंज नहीं किया है जो भी बात हुई असेंबली में। इसका मतलब है इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है उसमें ये आया है कि हम लोगों ने इसके खिलाफ एक बात उठाई, स्पीकर साहब ने उसके बारे में बात की और उसके साथ जिस तरह मैंने असेंबली जम्मू में बोला कि अब ये जो जंग है इसको आगे लड़नी है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा और इंशाल्लाह जीत के हम आएंगे। सर, इल्तिजा जी ने कहा है कि आरडी 370 का केस भी कोर्ट में ही था, तो जब उस पे हम बात कर सकते हैं तो वक्फ बिल पे इल्तिजा मुफ्ती जी के और मुफ्ती सैयद साहब की और महबूबा जी की वजह से हम इस तबाही में हैं। काश उन लोगों ने अपने जो सियासत है, अपने इख्तिदार के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को और इस रियासत को बेचा नहीं होता तो शायद 370 नहीं चला गया होता, शायद स्टेटहुड नहीं चला गया होता। जिसके लिए आज हम लड़ रहे हैं वो चीज़ हम नहीं कर रहे होते। ये उसी तरीके से एक चोरी ने चोरी की, अब हम उस चोर को पकड़ रहे हैं तो चोर कहता है कि पहले ये किया। तो ये हम लोगों को पता है कि चोरी किसने की। 3 सीटें अब उनको इस वक्त भी अभी वो सुधर नहीं है, जहाँ उन लोगों को खड़ा होना चाहिए जब वहीद परा साहब, रफ़ीक खान साहब और वो जो तीसरे फयाज साहब को वक्फ बिल के लिए हमारे साथ खड़ा होने चाहिए। असेंबली की कवरेज देखे, वो बैठे थे अपनी कुर्सियों पे, तो आपको इससे पता चलता है कि उनका जो काम था वो बाद में था, नेक्स्ट डे से था, तब तक वो वक्फ बिल के खिलाफ था। रणवीर साहब, एक और सवाल है। जो हमारे एलजी है उन्होंने कहा है जो अमन कश्मीर में बढ़ रहा है पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और कोई फोर्स्ड ये नहीं है, उस पर आप क्या कहें? तो फिर जामिया मस्जिद बंद क्यों है? अगर सब कुछ ऑर्गेनिक है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जामिया मस्जिद में जुमा की नमाज, शब कदर की नमाज, ईद की नमाज ईदगाह में बंद होनी चाहिए। आपकी एक मैडम गई वहाँ वो मिंबर को इनॉग्रेट करने के लिए, उसके बाद दूसरे दिन कहा कि हम नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये मुझे खुदा रहा ये बोलिए, अगर ऑर्गेनिक है, अगर सब कुछ ठीक है तो नमाज पढ़ने में क्या रुकावट है? तो मुझे लगता है लोगों को उनका जो रिलीजियस हक है उसको निभाने दीजिए। अगर ऑर्गेनिक है तो, अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो फिर इसकी बात का फिर आपका खुद ही आया है। हम चाहते हैं नॉर्मलाइज सिचुएशन हो, हम चाहते हैं कि लोगों को भी वो बेनिफिट्स मिले नॉर्मलसी के, लेकिन नॉर्मलसी ऐसे नहीं आ सकती। नॉर्मलसी तब आएगी जब आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस चीज़ के साथ साथ चलाएंगे और मुझे लगता है आज की डेट पे वो एब्सेंस है। रणवीर साहब, लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। झारखंड के हवाले से आपने भी न्यूज़ देखी होगी कि 170 मदारिस ज़रबे मुहर कर दिए गए, साइटिंग द रीज़न कि या तो रजिस्ट्रेशन नहीं थी या तो अफिलिएशन नहीं थी एजुकेशन स्टेट के एजुकेशन काउंसिल के साथ। कैसे देखते हैं? वही मैं कहता हूँ ये एक शुरुआत है जो जिस चीज़ के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए, शायद इसी चीज़ के लिए कि किसी न तो किसी तरीके से कोई फ्लिम्जी ग्राउंड्स पे ये लोग मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज़ है, उनके जो मदरसा है, उनके जो आस्थान है, उनके जो मकबरे हैं, उनको किसी तरीके से हड़पना चाहते हैं। और हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका सुनेगा और उसके ऊपर एक सही फैसला देगा। थैंक यू।